बच्चों, आज हम ऊर्जा प्रबंध विषय के बिंदु संख्या 2.4, 2.5 और 2.6 को डिस्कस करेंगे। 2.4 में है इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर प्लानिंग, विद्युत शक्ति क्षेत्र के विकास का नियोजन, ये विषय है। इसमें हम देखें तो देश की आज़ादी के समय भारत में विद्युत उत्पादन बहुत ही अल्प मात्रा में होता था। मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों में ही बिजली की सप्लाई होती थी, उसमें भी सभी घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। चुने हुए घरों में बिजली के कनेक्शन थे और गाँवों में तो लगभग ना के बराबर बिजली के कनेक्शन थे। धीरे धीरे देश के विकास के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी बढ़ा, लोगों तक बिजली पहुंचने की प्रक्रिया भी बढ़ी और उसके साथ साथ जो हर आदमी तक बिजली पहुंचे, इस दिशा में सरकार ने प्रयास किए। तो ये सतत प्रयास चलते रहे। उसके तहत अभी स्थिति ये है कि देश में लगभग पूरे ही सभी 100% गाँव विद्युतीकृत हो चुके हैं। आज हमारे देश के 100% गाँव विद्युतीकृत हो चुके हैं। विद्युतीकृत की परिभाषा ये होती है कि उस गाँव के अंदर कम से कम 10% घरों में बिजली का कनेक्शन हो। कम से कम 10%, ये नहीं कि बिजली का एक खंभा लग गया तो विद्युतीकृत हो गया, ऐसे नहीं होता। कम से कम 10% घरों में बिजली का कनेक्शन हो और उस गांव के अंदर जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे पटवार घर हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे स्कूल हो, कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उस गांव के अंदर, उन सभी के अंदर बिजली का कनेक्शन हो। तो अभी देश में 100% गाँवों में बिजली का कनेक्शन हो चुका है। अब हर गांव में तो बिजली का कनेक्शन हो गया, लेकिन अभी भी हर आदमी तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, हर परिवार तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा। अभी भी भारत में इस तरह के कई परिवार हैं जिन तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा। सरकार की नीति ये है कि अगले 1000 दिन में हर परिवार तक बिजली का कनेक्शन पहुंच जाए। तो हम पावर सेक्टर की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। 2011 में जो विद्युत क्षेत्र के लिए नियोजन के लिए जो एक ड्राफ्ट पेपर आया था, उसमें कुछ बिंदु तय किए गए थे। 2010 की बात है और 2011 से 17 के मध्य ये काम किया जाना था, जिसमें ग्रिड के अंतिम छोर पर पहले ये माना गया कि हर गांव को, जो डिस्टेंस लोकेशन पे गांव हैं, हर जगह पे ग्रिड की सप्लाई पहुंचा पाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर सोलर पावर या बायोगैस प्लांट उस गांव में ही लगा दिए जाए और ऑफ ग्रिड सप्लाई उनको दी जाए, बिजली की सप्लाई उन तक पहुँचाई जाए और उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना। हालांकि इस समय लगभग, या अपन कह सकते हैं कि देश में जो 6 लाख गांव हैं, उन 6 लाख से अधिक जो गांव हैं, उन सभी तक बिजली के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही रिमोट प्लेस पे हों और उन तक अभी भी सप्लाई नहीं पहुंच पा रही हो या उस सप्लाई पहुंचाने में बहुत दिक्कत आए, तो वहाँ पर सोलर पावर या बायोगैस के थ्रू बिजली की सप्लाई दी जा सकती है। दूसरा, सोलर कुकर जो होते हैं, जो मतलब ईंधन के स्थान पर यूज़ होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। सोलर कुकर्स की इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाए। सोलर कुकर का बीच में काफ़ी चलन चला था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में सोलर कुकर का प्रयोग कम होता जा रहा है। तो सोलर कुकर की इफ़िशियंसी यदि बढ़ाई जाए और सोलर कुकर का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए,
तो उस सोलर कुकर के माध्यम से बहुत सारे ईंधन की बचत की जा सकती है। बहुत सारे पेड़ जो काटे जाते हैं सिर्फ ईंधन के लिए, उनको हम रोक सकते हैं। कम क्षमता वाले बायोगैस के लिए कई बार क्या उसमें गोबर की कमी होती है, तो उसमें लकड़ी भी डाल दी जाती है। बायोगैस में लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बबूल है, ज़्यादातर यही लकड़ी जलावन में इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए ये तय किया गया कि इसके लिए वृक्षारोपण, बबूल का वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कि लकड़ी की कमी ना पड़े। एक और इसमें बिंदु तय किया गया कि इसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। नई टेक्नोलॉजी हो या भले ही टेक्नोलॉजी पुरानी हो, लेकिन यदि गाँव में लोगों तक नहीं पहुंची है तो उनके लिए वो नई टेक्नोलॉजी, जैसे उन्नत चूल्हे का प्रयोग अगर करते हैं तो उसमें सामान्य चूल्हा जो होता है उसकी एफिशिएंसी 1% होती है, उसकी जो दक्षता है वो 1% होगी। तो अगर उन्नत चूल्हा उसकी जगह पे प्रयोग में लाया जाए तो उसकी दक्षता 2% यानी डबल हो जाती है। तो यानी जो लकड़ी हम 1 महीने के लिए लेके आ रहे हैं, तो वो लकड़ी 2 महीने तक काम करेगी। अगर मान लीजिए हम लकड़ी बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाते, अगर मान लीजिए 1 दिन के ईंधन के लिए हमारे 2 घंटे में हम लकड़ी बीन के ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो 2 घंटे में जो लकड़ी बीनी, वो एक ही जगह पे 2 दिन चलेगी। तो उसकी एफिशिएंसी डबल करने से ये फ़र्क पड़ेगा। उसी तरीके से जो सोलर कुकर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने से लोग इसकी ओर प्रेरित होंगे। और ख़ास तौर से उन क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे साल में 350 दिन से ज़्यादा सूरज चमकता है, सूरज की भरपूर रोशनी आती है, वहाँ पे सोलर कुकर का बेहतर उपयोग हो सकता है, ख़ास तौर से ईंधन के क्षेत्र में। तो सोलर कुकर के रूप में हो, सोलर ओवन्स के रूप में हो, सोलर ड्रायर्स के रूप में हो, सोलर ड्रायर्स का प्रयोग जो फसलें हैं, फसलों की नमी को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सभी फसलों में जब किसान उन फसलों को काटता है, चाहे गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो, उसके अंदर नमी, वाटर कंटेंट काफ़ी रहता है, उसको उसे सुखाना पड़ता है। सुखाने में बहुत श्रम भी लगता है और समय भी लगता है, और इस मध्य अगर बारिश हो जाए तो उसके सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में करना, सोलर ड्रायर का अगर हम प्रयोग करें तो सोलर ड्रायर के द्वारा उसको, अगर मान लीजिए सूरज में ऐसे धूप में डालने से 4 दिन में सूख रहा है, तो सोलर ड्रायर से 1 दिन में उसको सुखाया जा सकता है। इसी तरीके से जो छाछ भिगोने का जो सिस्टम है, वो पहले हाथों से ही होता था, लेकिन उसके बाद ये बिजली की मशीनें भी आ गई, जिससे अब जिससे कि हम छाछ को भिगो सकते हैं। बिजली की मशीनें आ गई हैं, लेकिन इसमें सोलर पावर का प्रयोग करके भी हम ये छाछ भिगोने काम कर सकते हैं। उस पर बिजली पर निर्भरता भी ख़त्म होती है, और हम जब भी हमें उचित समय मिले, हम इस बात की हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी उस समय बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, हम ये काम कर सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे प्रोत्साहित किया जाएगा, वैसे वैसे गाँव का आर्थिक रूप से उन्नयन भी होगा और उनका जीवन स्तर भी उन्नत होगा। तो ये सब काम जो है ये तय किए गए थे 2011 और 17 के मध्य करने के लिए। इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी जो लोग जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो किसान अपने बंजर क्षेत्र में या पथरीले क्षेत्र में सोलर प्लांट लगा के सोलर की, जिसे कहते हैं सोलर, सूरज जो बिजली की खेती कर रहे हैं, बिजली खेती मतलब वो सोलर इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनकी बंजर ज़मीन है या पथरीली ज़मीन है, उसको खरीदने की व्यवस्था राज्य सरकारें या
जो राज्य सरकार की एजेंसीज़ हैं उन वो करें। ये भी इसमें तय किया गया कि उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो किसानों से या अन्य लोगों से जो सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं या विंड पावर जनरेट कर रहे हैं उनको आकर्षक दरों में खरीदें, जिससे कि लोग इस बात के लिए प्रेरित हों कि वो बिजली जो सोलर पावर प्लांट्स लगा सकें। इसके साथ साथ जो रूफटॉप प्लांट्स हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए हर छत पे जो रूफटॉप प्लांट लगाया जा सकता है और बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, उससे उसको प्रोत्साहित किया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, प्रोत्साहित करके उनको ये इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो भी इस तरह के प्लांट्स को लगाएं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि हम पावर सेक्टर के अंदर आगे की क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे ज़्यादातर कोयला जो है, ज़्यादातर हमारे प्लांट्स कोयले पे बेस्ड हैं, उस कोयले की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जहाँ पे कोयला जनरेट हो रहा है वो वाशीज़ लगाई जाएँ, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो सके, जब भी ज़रूरत हो तब कोयला आ सके, उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जा सके। ये सब चीज़ें पावर जनरेशन की प्लानिंग के तहत की जाती है। अब इसमें हम 2.5 जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल या अल्टरनेट एनर्जी, यानी अपारंपरिक या नवीनीकृत या अल्टरनेट मतलब कि विस्थापन्न प्रकार की जो ऊर्जा है उसका प्रयोग भारत में कब शुरू हुआ और ये किस प्रकार से जारी है। इस ये टॉपिक 2.5 है। सबसे पहले 1982 में DNES डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, DNES डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की स्थापना हुई। सबसे पहले एक विभाग था पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ही, बिजली विभाग के अंदर ही, जिसमें ये प्रमोट किया गया कि आप सोलर एनर्जी का या विंड एनर्जी का या बायोगैस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये बात है 1982 की, लगभग आज से 38 साल पहले। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बना। उसके बाद 1992 में 10 वर्ष बाद MNES यानी मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की स्थापना। वो विभाग था, विभाग को मंत्रालय में क्रमोन्नत कर दिया गया और ये जो है अपना काम एक मंत्रालय के रूप में इन्होंने शुरू किया। लेकिन अप्रैल 2002 तक अगले 10 वर्षों में भारत में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का जो उत्पादन था कुल 3475 मेगावाट था, जो उस समय का टोटल जनरेशन का मात्र 2% था। उस समय का जो टोटल जनरेशन था उसका मात्र 2% था, 3475 मेगावाट। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के महत्व को समझा गया, इस ओर काफ़ी ध्यान दिया गया। तो 2010 तक ये बढ़ के एक 18,655 मेगावाट बिजली इस सोलर पावर के थ्रू जनरेट हो गई, जो लगभग 11% उस समय के जो जनरेशन था उसकी लगभग 11%। तो बहुत तेज़ विकास हुआ इसमें। और अब स्थिति ये है कि सोलर पावर के क्षेत्र में भारत ने बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं, जिससे कि सोलर पावर का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा सोलर पावर विंड मिल्स का प्रयोग होगा
ये इसमें सरकारी नीतियाँ भी ज़िम्मेदार होती हैं। सरकारी नीति डेप्रिसिएशन कितना परमिट करते हैं, उस हिसाब से ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके साथ साथ बायोगैस, कम्युनिटी बायोगैस, इन सब के प्रयोग से ये रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग जो है बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। 2.4 और 2.5 टॉपिक्स जो है ये हमने इसमें डिस्कस किए। बहुत बहुत धन्यवाद।